हेलो नमस्ते। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहने को ये एक सॉल्व प्रॉब्लम है। बहुत सारे OCR एल्गोरिथम्स, OCR लाइब्रेरीज़ आज के समय में अवेलेबल है। मतलब मैं शुरुआत करता हूँ टेसरेक्ट C++ के ज़माने की, जब वो लाइब्रेरी को हम C++ में लिखा करते थे। तो वो तब से चला आ रहा है। इस बात को आज 20 साल हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए। तो अब लेकिन होता यह है कि OCR एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके बिज़नेस यूज़ केसेस, जो एज केसेस है, उसके हिसाब से हमेशा उसकी टेस्टिंग की जानी चाहिए, जो OCR है। क्योंकि OCR बड़ा ही स्पेसिफिक होता है जो आपका बिज़नेस यूज़ केस है। इसीलिए मैंने एक लाइब्रेरी ढूंढी है जो कि मैंने अपने लिए, अपने काम में भी इस्तेमाल करी है। वो क्या करता है कि आपके बिज़नेस केस, आपके एज केसेस के हिसाब से सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है, जिसको कि आप उस सिंथेटिक डेटा को इस्तेमाल करके अपनी OCR की टेस्टिंग कर सकते हो, या फिर अपने OCR एल्गोरिथम को फाइन ट्यून कर सकते हो अगर वो AI बेस्ड है तो। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमने लाइब्रेरी की बात करी थी, टेक्स्ट रिकॉग्निशन डेटा जनरेशन, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसे कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो मैंने यहाँ पे पहले से सारा कोड लिखा हुआ है। लेट मी क्विकली गो थ्रू इट। सो पिप इंस्टॉल जो है हमारी गूगल शीट पे चलता है। तो मैंने गूगल शीट बनाई है, इसका ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक CPU इंस्टेंस मैंने यहाँ पे चलाया हुआ है, कोई GPU नहीं लगेगा इसके अंदर। सो ये इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि मैं पहले कर चुका था इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का ऑप्शन आ रहा है, मैसेज आ रहा है मेरे पास। अब आ रहा है कोड। सो कोड इंक्लूजन जो हमने करने हैं, इंपोर्ट करने हैं लाइब्रेरीज। ये जो है ये मेन लाइब्रेरी है हमारी, DRGD, टेक्स्ट रिकॉग्निशन डेटा जनरेटर। इसका ना हमने एक फंक्शन केवल इंपोर्ट किया है, जनरेटर फ्रॉम स्ट्रिंग्स। इसमें हम अपनी कस्टम स्ट्रिंग दे सकते हैं और उसके मुताबिक वो डेटा जनरेट करेगा। बाकी सारे जो हैं वो आपको शायद आपके कोड में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए ताकि मैं उसको दिखा सकूं यहीं पे शीट में। आप चाहें इसको फाइल में सेव करा सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो एक्चुअली PIL इमेज बनेगी ये वाली। तो जब PIL इमेज बनेगी, इसको बफर को आप सेव करा सकते हैं एज ए फाइल आउटपुट में। तो मैंने यहाँ पे बफर में ना सेव करा के, फाइल में ना सेव करा के, मैंने यहीं पे उसको डेटा को रेंडर कर दिया है। अब जनरेटर फ्रॉम स्ट्रिंग्स का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर में एक्चुअली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैंने कुछ खास इस्तेमाल किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हिंदी के जो फॉन्ट्स हैं उनको आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। कॉल करते हैं इसको। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पैरामीटर जो सबसे प्रमुख है, सबसे ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारा डेटा स्ट्रिंग्स का, ठीक है। इसमें मैंने कुछ सैम्पल डेटा डाल रखा है, आप अपनी स्ट्रिंग कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये इंग्लिश में डेटा है, ये इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। ये काउंट है, काउंट यानी कितनी आपको इमेजेस आउटपुट में चाहिए। तो ये कितनी भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती हैं। जितनी आपको सिंथेटिक डेटा, जितना बड़ा डेटा सेट चाहिए उतनी यहाँ पे हो सकती है। मैंने इसके अंदर रैंडमली 256 256 काउंट दे रखा है। अच्छा जी, अब आता है फॉन्ट। फ़ॉन्ट का क्या है कि अब क्योंकि हम हिंदी में कर रहे हैं तो इसलिए मुझे हिंदी के फ़ॉन्ट चाहिए इसके अंदर। फ़ॉन्ट आपको कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये बिज़ारो फ़ॉन्ट भी है, परंतु ये हिंदी नहीं सपोर्ट करता है, केवल ये इंग्लिश सपोर्ट करता है। अब क्योंकि मैंने हिंदी लैंग्वेज का फ़ॉन्ट लिया है तो मुझे इसको एक और पैरामीटर देना पड़ेगा, लैंग्वेज इक्वल टू HI, यानी कि हिंदी। यदि मैं इंग्लिश करता हूँ तो मुझे ये पैरामीटर नहीं देना पड़ेगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश ही लेता है, EN। अब आता है साइज़, यानी कि जो मेरा आउटपुट सिंथेटिक डेटा होगा, वो जो पिक्चर होगी वो कितनी बड़े साइज़ की होगी, उसकी हाइट क्या होगी। विड्थ तो वो अकॉर्डिंगली जनरेट करता है, जितना बड़ा आपका स्ट्रिंग होगा उसको एक बाउंडिंग बॉक्स में फिट करेगा। बैकग्राउंड टाइप इक्वल टू 3। अब इसके ना बैकग्राउंड टाइप आप कई तरह के जनरेट कर सकते हैं, नॉइजी बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड, या फिर आप एक कस्टम इमेज भी आप पीछे लगा सकते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में टेक्स्ट आपको कभी भी ब्लैक एंड वाइट सरफेस पे नहीं मिलता है।
टेक्स्ट आपको मिलता है किसी इमेज के ऊपर, जैसे कि मैगजीन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, या आप डीवीडी कवर होते हैं गेम, ये जो कवर्स होते हैं उनके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। रियल लाइफ में किसी पोस्टर पर टेक्स्ट लिखा होता है। आपको रियल लाइफ में डेटा कभी भी फ्लैट बैकग्राउंड में नहीं मिलता। तो मैंने इसमें बैकग्राउंड टाइप 3 यानी कि इमेजेस यूज़ करो, जो कि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है यहाँ पे। ये देखिए, इमेज फोल्डर में मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस डाल रखे हैं। ये तीनों को वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने आप रैंडमली इस्तेमाल करेगा, और इसको एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल करके इसके ऊपर टेक्स्ट जो आपने यहाँ दिया है उसके ऊपर वो एंटर करेगा। अब अगला आता है टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर भी मैं इसके अंदर रेंज दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये रेंज दी है, एक रेंज दी है। इस रेंज के बीच में वो रैंडमली हेक्स कोड उठाएगा कलर का और उसी हिसाब से टेक्स्ट को जनरेट कर देगा। होता ये अगेन रियल लाइफ के अंदर टेक्स्ट कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखा होता। जो उनसा बैकग्राउंड है उसके ऊपर सेम ही कलर का टेक्स्ट भी आ सकता है। तो आपको एक और नया एज केस, आपको एक नया टेस्ट केस मिल सकता है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसके अंदर रैंडम कलर दिया है और रैंडम बैकग्राउंड दिया है, ताकि मेरे जो सैंपल सेट जो मेरा जनरेट हो वो क्लोज टू रियल लाइफ हो। ये है डिस्टॉर्शन, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। अब इसको मैं रेंडर कर रहा हूँ इमेजेस को। अब ये रेंडरिंग शुरू हो गई है। मैंने 256 की नंबर दिया था, ये 256 हिंदी में रैंडमली जनरेट कर रहा है पिक्चर्स को। ठीक है, आप इसको एज ए फाइल में भी सेव कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक मैसेज आ रहा होगा बीच में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मैसेज क्या है। इंटरनली वो ये चेक करता है कि 2 इमेजेस जो है ना वो तकरीबन सेम ना हो, तो वो इसलिए उसको इग्नोर कर देता है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, हमारे पास पहले से ही काफ़ी डेटा है। अगर इस मैसेज को आप अवॉइड करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ये वाला बढ़ा दिया है, तो इसलिए कंटेंट भी उस हिसाब से बड़ा होना चाहिए। तो आप ये कंटेंट यहाँ पे बढ़ा दे दीजिए, तो वो ये मैसेज नहीं आएगा, आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डिस्टॉर्शन टाइप। ये भी एक बहुत ही प्रमुख पैरामीटर हो सकता है किसी एज केस के, किसी के बिजनेस केस के हिसाब से ये एज केस बन सकता है। जैसे कि डिस्टॉर्शन में इसमें वो क्या करता है कि आप देखिए, पहले रिजल्ट देखिए। ये देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है उसको वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो ये भी कई बारी हमारे काम आ सकता है। अब इसमें डिस्टॉर्शन टाइप 1, 2 और 3 तक है। 1 होता है साइन वेव डिस्टॉर्शन। ये जो आप देख रहे हैं जिगली टेक्स्ट जो देख रहे हैं, ये साइन वेव भी हो सकता है, कॉस वेव भी हो सकता है, या यहाँ पे ये रैंडम है, कभी साइन वेव लगा रहा है, कभी कॉस वेव लगा रहा है। तो मैंने 3 किया है ताकि और रैंडमनेस मेरे को मेरे सिंथेटिक डेटा में मिले। तो जिस हिसाब से आपका बिजनेस केस है उसी हिसाब से ये आप इसमें सिंथेटिक डेटा को जनरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश टेक्स्ट के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप कोई भी फॉन्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी। मैंने इसके अंदर एक रैंडम फॉन्ट मैंने डाला गूगल पे, बिजार फॉन्ट, तो बिजारो फॉन्ट आ गया। तो मैं बिजारो फॉन्ट का आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैंने आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने स्ट्रिंग्स के हिंदी वाले एरे को कमेंट आउट करके इंग्लिश वाले एरे को अनकमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फॉन्ट हिंदी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एग्जीक्यूट करा मैंने, अब देखिए जनरेट होगा। अब ये बिल्कुल ही अलग तरीके का फॉन्ट है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इससे, किसी भी तरीके का आप फॉन्ट इसमें TTF फाइल होनी चाहिए। लेकिन आप TTF फाइल देखो मैंने इसमें डाल रखी है, बहुत सारे फॉन्ट डाल रखे हैं मैंने। TTF फाइल अपनी मुताबिक के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने एज केसेस जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। मैं डिस्टॉर्शन हटा के आपको दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट किया, रेंडरिंग चालू, ये देखिए। ठीक है, तो ये था डेमो इस कोड का। आप कैसे इस कोड को आप
अपने खुद के कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं।